नमस्कार दोस्तों, कल यानी कि 8 जुलाई 2022 को शिंजो आबे जो कि जापान की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको कल असैसिनेट कर दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि सस्पेक्ट ने शिंजो आबे के पीठ के पीछे से पहले एक गोली मारी और वो गोली शिंजो आबे को मिस हो गई, वो लगी नहीं। और उस गोली की वजह से जब शिंजो आबे मुड़े तब उस असैसिनेटर ने शिंजो आबे के दिल के ऊपर गोली मारी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी समय तक, काफ़ी 2-3 घंटे तक करीब लाइफ सपोर्ट पे डॉक्टर के द्वारा रखा गया। लेकिन एंड में डॉक्टरों ने पूरी मेहनत की, लेकिन बाद में उनको मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, जिस समय उनको गोली लगी उस समय वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे अपने कुछ फेलो कलीग्स के लिए। दोस्तों, जापान के अंदर नेशनल इलेक्शन चल रहे हैं और नेशनल इलेक्शन के अंदर भी वो जो अपर हाउस के इलेक्शन होते हैं ना, जैसे कि भारत देश के अंदर राज्यसभा है, लोकसभा है, भारत देश का राज्यसभा और जापान का अपर हाउस, तो उसके अपर हाउस के इलेक्शन चल रहे थे। उस समय कैंपेनिंग के वक्त उसको गोली मारी। सन 2020 के अंदर शिंजो आबे ने जापान की प्राइम मिनिस्टरशिप से खुद से रिजाइन दिया और उनका हवाला ये था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो सही से काम को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि शिंजो आबे ने पूरी की पूरी अपनी पॉलिटिक्स से ही संन्यास ले लिया था। दोस्तों, शिंजो आबे उस समय जब जापान की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो इस समय रूलिंग पार्टी भी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके प्रेसिडेंट हैं और एक पावर सेंटर भी हैं। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया शॉक में आ गई। भले ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, राहुल गांधी हो, देश के राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन हो, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हो, नेपाल के प्रेसिडेंट हो, इवन चाइना के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट ने भी इसको कंडेम किया। और इस खबर की वजह से पूरी दुनिया मौन में है। हमारे देश ने भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। यूएसए के अंदर भी यही होगा है। शिंजो आबे को जापान के अंदर जापान का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ पीएम कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके भी रीज़न है। जब जापान के शिंजो आबे ने जापान की सत्ता संभाली तब जापान की इकोनॉमी डाउनफॉल पे थी, देश के अंदर रिसेशन था और उसी समय जापान के अंदर एक सुनामी आई थी जिससे पूरा जापान तहस नहस हो गया था। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से जापान को वापस ग्रोथ के रास्ते पे लेके आए। और वहीं जो उन्होंने असली काम किया, वो असली काम उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के अंदर किया। तो जब शिंजो आबे ने कमान संभाली, हालांकि जापान की उस समय की जो इकोनॉमी थी वो दुनिया में नंबर 3 पर थी, लेकिन नंबर 3 की इतनी पावरफुल इकोनॉमी होने के बाद भी वो कभी हेडलाइंस के अंदर नहीं आई। लेकिन जब शिंजो आबे ने गद्दी संभाली उसके बाद जापान हेडलाइंस के अंदर आया। चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए शिंजो आबे ने क्वाड, जो कि इररेलेवेंट हो चुका था, उसको वापस रेलेवेंट बनाया। और चारों दुनिया के जो मजबूत देश हैं, जिसके अंदर इंडिया आता है, यूएसए आता है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों अभी भी क्वाड इस समय दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है और जो कि इस समय बहुत अच्छे तरीके से चाइना को काउंटर कर रहा है। और शिंजो आबे काफ़ी सीरियस मैटर, जिनको कि दुनिया टैबू मानती थी, उनको भी बहुत आसानी से दुनिया के सामने रख देते थे। उनका ये कहना था कि जापान को भी न्यूक्लियराइज्ड होना चाहिए, जापान के पास भी न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए, क्योंकि उसके पास जो उसके नेबर्स हैं वो काफ़ी हॉस्टाइल हैं। तो वो हमेशा से यूएसए से ये बात करते रहते थे कि जापान को यूएसए न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड करे या तो जापान के बॉर्डर के पास न्यूक्लियर वेपन लगाए। और दोस्तों, आप सबको एक बात जानकर तो बहुत ही हैरानी होगी कि जापान इतना बड़ा देश, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, वो अपने पास कोई मिलिट्री नहीं रखता है। उसकी सिक्योरिटी का सारा जिम्मा यूएसए संभालता है। थोड़ी बहुत मिलिट्री रख लेता है, थोड़ा बहुत अपनी सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, उसके अलावा वो कोई बड़ी मिलिट्री को रख ही नहीं सकता। लेकिन शिंजो आबे के आने के बाद उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया कि उनको यूएसए का सपोर्ट आगे मिले या ना मिले, उनको अपने देश की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। और ये ज़्यादातर बिलीफ था जापान के अंदर जो राइट विंग लोग हैं उनका। इसी वजह से शिंजो आबे को राइट विंगर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। शिंजो आबे ने अपने टेन्योर के अंदर काफ़ी इंप्रेसिव और इंडिपेंडेंट और काफ़ी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रखी और उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर उन्होंने इंडिया को अपना एक रिलायबल पार्टनर बनाया। सारी वजहों से ये माना जाता है कि शिंजो आबे
जापान के इतिहास के सबसे बेहतरीन नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। बाकी जिसने शिंजो आबे को गोली मारी उसका नाम तत्सुया यामागामी बताया जा रहा है। उसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि उसने जापान की नेवी के अंदर 2002 से 2005 तक काम भी किया है। पूछताछ के बाद अभी तक ये पता नहीं लगा है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था उस इंसान का शिंजो आबे को गोली मारने का, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें पता लगी हैं। उससे ये पता लगा है कि वो शिंजो आबे की जो पॉलिसीज थी, जो देश के अंदर और देश के बाहर की पॉलिसीज थी, उससे बहुत नाराज था। देखा जा रहा है कि सस्पेक्ट ने जिस गन से शिंजो आबे को गोली मारी वो गन कोई खरीदी हुई गन नहीं थी, वो गन घर पे ही बनाई गई थी, जिसको कि जिप और पाइप गन भी कहा जाता है। उसमें 2 लोहे के पाइप लेके और 3D प्रिंटर और बाकी असले का यूज़ करके उसने घर पे ही वो गन तैयार की, क्योंकि जापान के अंदर कोई भी गन ऐसे ही कैरी नहीं कर सकता। गन के जो सिस्टम है, वहाँ पे जो गन की लाइसेंसिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ही हार्ड है। इतनी आसानी से जापान के अंदर कोई भी गन को खरीद या बेच नहीं सकता। सस्पेक्ट के घर के अंदर छापेमारी की, तब उसके घर के अंदर काफ़ी सारे सेल्फ मेड इम्प्रोवाइज हथियार भी मिले। ये जो घटना हुई है, इस घटना से पूरा जापान डर गया है। बहुत स्केरी घटना हुई है जापानीज़ के हिसाब से, क्योंकि जापान के अंदर जो गन वायलेंस है, पॉलिटिकल वायलेंस है, वो रेयरली कहीं दिखने को मिलता है। बहुत ही मुश्किल है गन का वायलेंस। एक आंकड़े के हिसाब से तो ये भी देखा जाता है कि जापान के अंदर हर साल गन वायलेंस के जो मामले हैं वो 10 से भी नीचे ही रहते हैं। और वहीं मैं कंपेयर करूँ अगर अमेरिका से, तो 35,000 से ज़्यादा मामले अमेरिका के अंदर हर साल गन वायलेंस के रिकॉर्ड होते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जापान की जो पॉपुलेशन है वो 12.5 करोड़ है, लेकिन जो लाइसेंस कैरिंग लोग हैं उनकी संख्या 3 लाख से कुछ ही ज़्यादा है, जो G7 कंट्रीज़ है उसके अंदर सबसे कम है। इसी वजह से ये जो घटना हुई है, ये जापान का जो कल्चर है, जो जापान देश है, उसके लिए काफ़ी अनयूजुअल है। इसी वजह से जापान के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इससे पहले मैं कुछ पॉलिटिकल वायलेंस की बात करूँ तो 1960 के अंदर जापान की सोशलिस्ट पार्टी के हेड उनको असैसिनेट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन की बात की जाए तो इससे पहले जापान के इतिहास के अंदर 1934 के अंदर उस समय के प्रधानमंत्री को असैसिनेट किया गया था। दोस्तों आगे क्या होगा, इस ट्रेजिक इंसिडेंट्स के बाद जापान में क्या क्या बदलाव आएंगे, कितना बदलेगा जापान और क्या क्या नई नई चीज़ें हो सकती हैं, चलिए थोड़ा समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1934 के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर या कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसका असैसिनेशन हुआ है। जापान के अंदर काफ़ी सालों से इस तरीके का वायलेंस देखा नहीं गया है। और वहीं अगर दूसरी तरफ जापान की सोसाइटी को देखा जाए तो जापान की सोसाइटी के अंदर भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी तक तो नहीं दिखे। उनकी सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई पोलराइजेशन भी नहीं है जैसा कि बाकी दूसरी कंट्रीज़ में आपको नज़र आता है। कोई आर्म स्ट्रगल भी नहीं है। जापान ऑल्दो 6,500 जो अलग अलग आइलैंड है उनका एक समूह है, एक आइलैंड कंट्री है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आइलैंड आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ऐसा कुछ सिनेरियो जापान के अंदर इस समय एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और इसी वजह से जापान डरा हुआ है। जापान के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साल के अंदर मुश्किल से 10 से भी कम गन वायलेंस के केसेस रजिस्टर होते हैं। और एक तो एक गन वायलेंस हुआ और दूसरी डरा देने वाली चीज़ ये है कि जापान के अंदर मैंने जैसे पहले आपको बताया कि लाइसेंस, जो गन का लाइसेंस इशू होता है वो बहुत टफ है, लेकिन अब लोगों ने तो अपने घर में ही गन बना दी, उससे ज़्यादा ड्रामा क्या होगा। और गन बना दी और गन बनाने के बाद क्या किया, जापान के सबसे बड़े और सबसे फेमस नेता को गोली मार दी। ये पहले कभी नहीं देखा गया। जापान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अब वो काफ़ी सालों तक इस तरीके की ओपन पब्लिक गैदरिंग करने से बचेंगे या उनको करने की इजाज़त ही नहीं होगी। और शायद इस इंसिडेंट्स के बाद जापान के अंदर अचानक से आपको राइट विंगर्स का सपोर्ट दिखेगा, क्योंकि राइट विंगर्स का शुरू से ये कहना था कि जापान को यूएसए के साथ यूएसए का पिद्दी बन के नहीं रहना चाहिए, उसको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जापान को अपनी खुद की मिलिट्री रखनी चाहिए, खुद की आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, सब कुछ जापान को अपना खुद का रखना चाहिए।
और इस इंसिडेंट के बाद तो ऐसा लगता है कि जो राइट विंगर्स कह रहे थे अब उनकी बातों पे शायद और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जिसकी वजह से जापान का मिलिट्री बजट आप रिसेंटली देखेंगे कि वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। इंसिडेंट्स के बाद जापान के शांतिप्रिय लोगों के ऊपर सर्विलांस का खतरा मंडरा रहा है। अब शायद उनके ऊपर सर्विलांस थोड़ी ज़्यादा तरीके से होगी। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा लगा होगा तो क्या हो गया, कोई बड़ी चीज़ तो हुई नहीं है, सर्विलांस से क्या होता है, हमारे देश में तो वैसे इतनी सर्विलांस रहती है, लेकिन जापान जैसे देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक कहावत है, ये कहा जाता है कि फॉरेन अफेयर्स के अंदर ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त है, ना ही कोई किसी का परमानेंट एनिमी है। लेकिन जापान और इंडिया के रिलेशन के केस में इस समय पिछले 8-10 सालों के अंदर बहुत तेज़ी से सुधार हुए। इवन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका उस समय जो शिंजो आबे थे जब प्रधानमंत्री थे, उनके साथ काफ़ी गहरा, मतलब बियॉन्ड द ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो रिलेशन होता उससे काफ़ी आगे का रिलेशन था। इसी वजह से जब उनकी हत्या की खबर पीएम मोदी को लगी तो पीएम मोदी ने एक के साथ एक 6 ट्वीट कर डाले, और इससे ये पता लगता है कि पीएम मोदी कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए इस खबर को सुन के। और बाकी अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।